बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 7.4 को। अच्छा, इस चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पिछली 3 एक्सरसाइजेज में फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था फैक्टोरियल को और बाकी 2 में हमने देखा था कि परम्यूटेशन क्या होती है। आज इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन को। अच्छा, कॉम्बिनेशन को समझने से पहले आपको परम्यूटेशन का पता होना चाहिए, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। परम्यूटेशन क्या थी? अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सच अ वे जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता था। आपने ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से अरेंज करना था जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, और उसकी हमने एग्जांपल भी देखी थी। जैसे कि आपके रोल नंबर्स हो गए, जब आप बोर्ड में पेपर्स देने जाते हो, स्पेशली तब आपके पास रोल नंबर्स स्लिप होती है, ठीक है। आपको रोल नंबर्स असाइन किए जाते हैं, आपने अपने रोल नंबर की सीट पे ही बैठना होता है, वहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। और वो रोल नंबर्स भी तरतीब से लगे होते हैं, 101, 102, 103, 104 इस तरह करके। अब 101 के बाद आपको 107 नजर नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 101 के बाद आ जाए जी रोल नंबर 107 आके बैठ जाए, नहीं, वहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, ठीक हो गया। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आप ऑब्जेक्ट्स को अरेंज तो करते हो लेकिन यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसा कि परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब उसकी एग्जांपल एक ले लेते हैं, कैसे ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसा कि आइसक्रीम्स के 2 फ्लेवर्स ले लो, ठीक है। एक आइसक्रीम आपके पास हो गई कोकोनट फ्लेवर की, एक हो गई मैंगो फ्लेवर की। अब आप जिससे बाय कर रहे हो, आप उसको बोल रहे हो कि मुझे 2 फ्लेवर्स के 2 स्कूप्स चाहिए। अब उसकी मर्जी है, चाहे तो वो नीचे कोकोनट वाला स्कूप रख दे, उसके ऊपर आपको मैंगो डाल दे, या फिर नीचे मैंगो रखे, ऊपर जो है उसके जो है कोकोनट रख दे, ठीक है। उसकी अपनी मर्जी है। आपको तो दोनों आइसक्रीम्स ही खानी है, एक स्कूप एक का, एक स्कूप दूसरे का, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता नीचे कौन सी है ऊपर कौन सी है। आपने कोकोनट भी खानी है, आपने मैंगो भी खानी है, दोनों की दोनों खानी है। तो ये एग्जाम्पल आपकी कॉम्बिनेशन की, जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, नीचे कौन सी चीज़ है ऊपर कौन सी चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन मैटर करती है। आपने कोकोनट और मैंगो चूज की थी, आपको कोकोनट और मैंगो ही मिल रही है, ठीक हो गया। परम्यूटेशन का फार्मूला हमने क्या देखा था, उसको हम रिप्रेजेंट करते थे NPR से, और उसका फार्मूला क्या था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब कॉम्बिनेशन को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, कॉम्बिनेशन को आप रिप्रेजेंट करते हो NCR से, ठीक है। ये परम्यूटेशन और ये कॉम्बिनेशन, और इसका फार्मूला क्या होगा आपके पास, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये फार्मूला आपने कॉम्बिनेशन के लिए याद रखना है। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ओके हो गया। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं यहाँ से इरेज। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एवेलुएट द फॉलोइंग। इसका पहला पार्ट है 50C50। अच्छा, इसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे, सबसे पहले इसको एज इट इज लिखते हैं, मार्कर में ज़रा चेंज कर लूँ। 50C50 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने लगाना है फार्मूला। फार्मूला क्या था, साइड पे उसका रेफरेंस लेते हैं पहले। फार्मूला था आपके पास NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसको यहाँ पे पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। सो यहाँ पे आएगा 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n भी 50 है, r भी 50 है, ठीक है। n भी 50, r भी 50, तो यहाँ पे आएगा 50 फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस 50 फैक्टोरियल। तो ऊपर क्या आ रहा है आपके पास, 50 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे क्या आ रहा है, 50 फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस 50 बन जाएगा 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो आंसर आपके पास क्या आएगा इसका, 1 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। सिंपली आपने फार्मूला में पुटिंग की, आपका आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ कि ये n क्या है और r क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। n टोटल आइटम्स को बोलते हैं और r उन आइटम्स को बोलते हैं जो आप चूज करते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 50 है, टोटल आइटम्स 50 हैं और 50 आपने चूज कर लिए, तो 50C50 आप फाइंड कर रहे हो। नेक्स्ट पार्ट में 1000 आइटम्स टोटल हैं और आपने कोई भी चूज नहीं किया, यानी यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। अगर 1 लिखा होता तो इट मीन्स आप 1 आइटम चूज कर रहे हो। तो n टोटल को रिप्रेजेंट करता है और r रिप्रेजेंट करता है जो आपने आइटम्स को चूज किया है, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं, विच इज 1000C0। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1000C0 इज इक्वल टू 1000 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो r क्या है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आएगा 0 फैक्टोरियल इंटू 1000 माइनस 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, तो आ जाएगा 1000 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 इंटू ये क्या बन जाएगा 1000 फैक्टोरियल। ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो आंसर इसका भी आपके पास क्या आएगा, 1/1 विच इज इक्वल टू 1। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है 10 कॉम्बिनेशन 7।
तो इसको आप कैसे फाइंड करोगे, 10c7 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 7 फैक्टोरियल। तो ये किसके इक्वल आएगा, ऊपर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 7 आपके पास क्या आएगा 3 फैक्टोरियल। तो इसको आप ओपन करके लिख लो, आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, यहाँ पे स्टॉप कर दिया, नीचे आ गया 7 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8 और 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9। 10 इंटू 3 इंटू 4 करोगे, यहाँ पे इसको कर भी लेते हैं, 10 इंटू 3 इंटू 4 और ये आपके पास इक्वल आएगा 120 के। इसी तरह आपने पार्ट 4 सॉल्व करना है विच इज़ 20c17। तो 20c17 इज इक्वल टू 20 फैक्टोरियल ओवर 17 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 17 फैक्टोरियल। तो ये किसके इक्वल आएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 17 आ जाएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल। तो इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। इसको ओपन कर लेते हैं, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 फैक्टोरियल, यहाँ तक इनफ है, डिवाइडेड बाय 17 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये आपस में हो जाएगा कैंसिल। इसको आप सॉल्व कर लो तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा 1140। ठीक हो गया। चाहे तो इसको ओपन करके लिख लो, 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लो और काट भी लो इसको, 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर काटना चाह रहे हो तो 2 1 ज़र 2, 2 9 ज़र 18, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9। उसके बाद आप 20 इंटू 19 इंटू 3 कर लो, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये तो आपने इन क्वेश्चंस को सिंपली सॉल्व किया, स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना है इनको। लेकिन जब आपके पास एमसीक्यूज आ जाएं या फिर लेंथी क्वेश्चंस आ जाएं तो उनमें आप डायरेक्ट भी कॉम्बिनेशन फाइंड कर सकते हो। अब उसका तरीका क्या है, जैसे कि एनपीआर का हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन की सिंबल के ऊपर यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा होगा एनपीआर, और डिवीजन के सिंबल के ऊपर आपको लिखा नजर आ रहा होगा एनसीआर। यहाँ पे शायद कैलकुलेटर में नजर ना आए, लेकिन जब आप अपने कैलकुलेटर उठाओगे तो वहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा होगा। ये आप किस तरह से फाइंड करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 20c17 सबसे पहले लिखोगे 20, शिफ्ट प्रेस करोगे, डिवीजन वाला जहां पे साइन है वो वाला बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको C लिखा नजर आ रहा होगा, 20c17। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1140, और यही आपने फाइंड करना था। अगर आपने अपना आंसर वेरीफाई करना है तब भी आप क्वेश्चन को लिख के उसका आंसर देख सकते हो कि क्या आ रहा है। ये था आपका पार्ट नंबर 4 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन 1 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, इफ 3nc2 रेशो nc2 इज इक्वल टू 15:1 फाइंड n। आपने n को फाइंड करना है, तो पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं, 3nc2 रेशो nc2 इज इक्वल टू 15:1। इसको आपने ओपन करना है, फार्मूला लगाना है, यानी कि n फैक्टोरियल आएगा 3n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल इंटू 3n माइनस 2 फैक्टोरियल। अच्छा, इस रेशो की जगह मैं डिवीजन का सिंबल लगा सकती हूँ ना, क्योंकि रेशो को क्या मतलब होता है, आपने डिवाइड ही करना होता है दो क्वांटिटीज को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15:1 को मैं लिख लेती हूँ 15 डिवाइडेड बाय 1। तो इसका आंसर आपके पास 15 ही आएगा, चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे 15 लिख लो। अब इसको करते हैं फर्दर सॉल्व। 3n फैक्टोरियल को मैं ओपन कर रही हूँ तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा 3n, उसके बाद क्या आएगा, आप नेक्स्ट आने वाली हर क्वांटिटी में से 1 को माइनस करते जाते हो, तो नेक्स्ट आएगा 3n माइनस 1, उसके बाद क्या आएगा 3n माइनस 2, माइनस वन किया तो फिर -2 बन गया, और मैं इसको यहाँ तक स्टॉप कर दूंगी क्योंकि नीचे मेरे पास 3n माइनस 2 का फैक्टोरियल आ रहा है। यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल, बल्कि n फैक्टोरियल को भी हमने ओपन करना है तो ये बन जाएगा n इंटू n माइनस 1, उसके बाद n माइनस 2, और यहाँ पे मैंने इसको स्टॉप कर देना है क्योंकि नीचे भी n माइनस 2 फैक्टोरियल है। यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे देखें, ये इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, ये इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, पीछे क्या बचा 3n इंटू 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे डिवीजन का साइन आएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15। अब ये डिवीजन का साइन आ रहा है, अगर मैं इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करूं तो ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी, ये वाली नीचे आ जाएगी, टर्म्स उल्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 3n इंटू 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल ओवर n इंटू n माइनस 1। तो 2 फैक्टोरियल से कैंसिल, n इस n से कैंसिल, तो पीछे क्या बचेगा इज इक्वल टू 15 एज इट इज़। पीछे क्या आएगा आपके पास वो चीज़ देख लेते हैं ज़रा, इसको मैं पहले सेपरेट कर लूँ। तो यहाँ से 3 इंटू 3n माइनस 1 बच गया, तो आ जाएगा 3 इंटू 3n माइनस 1, और डिवीजन में क्या बचा है n माइनस 1, तो आ जाएगा यहाँ पे, इसको ज़रा सा मैं अगर सीधा करके लगाऊँ,
यहाँ पे आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू 15। अब ये वाला n-1 इक्वल के उस साइड पे जाके 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 3n-1 इज इक्वल टू 15 इंटू n-1। 3 इंटू 3 9n माइनस 3 इज इक्वल टू 15n-15। इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा -15 इधर आके +15 हो जाएगा, तो -3 इज इक्वल टू 15n। ये वाला 9n इधर आके हो जाएगा माइनस, तो क्या बनेगा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6n। तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 12 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू n, तो n यहाँ से आ जाएगा 6 2 ज़ार 12, n की वैल्यू आई 2 और यही वैल्यू आप फाइंड कर रहे थे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2, इफ NPR इज इक्वल टू 120 एंड NCR इज इक्वल टू 20 फाइंड R। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं NPR इज इक्वल टू 120 एंड NCR इज इक्वल टू 20 और इसको नाम दे लेते हैं 1 का। ये आ गया आपके पास 1, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं पहले। NPR किसके इक्वल होता है? NPR इक्वल होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, और NCR किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अगर ज़रा गौर करें तो ये सारा का सारा क्या है, ये NPR के इक्वल नहीं है, तो NCR को मैं लिख सकती हूँ NPR डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो NCR को मैं दो फॉर्म्स में लिख सकती हूँ, एक तो सिंपल NCR, दूसरा NPR डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। और ये चीज़ इसलिए बताई है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ होनी है। तो यहाँ से आप इसको करते हैं इरेज और करते हैं इसको सॉल्व। अब मैं NCR को लिखूंगी NPR ओवर R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20। यहाँ पे NCR को मैंने क्या लिख दिया, NPR ओवर R फैक्टोरियल इंटू 20, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 ओवर R फैक्टोरियल, इसको बाहर लिख लो, इंटू NPR इज इक्वल टू 20। ठीक हो गया, 1 ओवर R फैक्टोरियल इंटू NPR आ गया। इसको भी मैं ज़रा नीचे करके लिख लूँ, 1 ओवर R फैक्टोरियल इंटू NPR। अब NPR की वैल्यू क्या है 120, तो इस 1 को यूज़ करके, इक्वेशन 1 को यूज़ करके आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो यहाँ पे 1 ओवर R फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 120 और इज इक्वल टू 20। अब R फैक्टोरियल को उठा के इधर ले जाओ, 20 को उठा के इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू R फैक्टोरियल, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा R फैक्टोरियल। 1 ओवर R फैक्टोरियल था ना, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R फैक्टोरियल बन गया और यहाँ पे आ गया 120 बाई 20। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू R फैक्टोरियल। ठीक हो गया, 6 इज इक्वल टू R फैक्टोरियल। अब 6 को मैं 3 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, R फैक्टोरियल, 6 को 3 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है ना, बिकॉज 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 ज़ार 6, तो 6 को मैंने क्या लिख दिया 3 फैक्टोरियल। अब अगर मैं यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करूँ, इधर भी फैक्टोरियल है इधर भी फैक्टोरियल है, दोनों को कंपेयर करूँ तो R की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, जो कि आप कब से फाइंड कर रहे थे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ N एंड R व्हेन NCR इज इक्वल टू 56 एंड NPR इज इक्वल टू 336। तो यहाँ पे लिख लेते हैं NPR किसके इक्वल है 336 के, और NCR किसके इक्वल है 56 के, और NPR को हम नाम दे लेते हैं 1 का। ये आ गई 1। जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही इसको सॉल्व करना है, पहले R की वैल्यू फाइंड करेंगे फिर N की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NCR को मैं लिख सकती हूँ 1 ओवर R फैक्टोरियल इंटू NPR और इज इक्वल टू 56 आ जाएगा। NPR की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करोगे जो कि क्या थी 336 इज इक्वल टू 56, R फैक्टोरियल उधर चला जाएगा, 56 नीचे आ जाएगा इसके, तो आ जाएगा 336 डिवाइडेड बाय 56 इज इक्वल टू R फैक्टोरियल, और ये किसके इक्वल आएगा 6 के, 6 इज इक्वल टू R फैक्टोरियल। इसको मैं लिख सकती हूँ 3 फैक्टोरियल, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। उसके बाद आपने दोनों साइड्स को कंपेयर करना है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही लेकिन आपने कंपेयर करना है, तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स आप लिख लेना, यहाँ पे आ गया R इज इक्वल टू 3। अब N की वैल्यू फाइंड करनी है, वो कैसे फाइंड करूँगी, 1 को ही यूज़ करूँगी, NPR इज इक्वल टू, इसको सेपरेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 336। यहाँ से मैंने N की वैल्यू निकालनी है, ये काम हम 7.2 में भी करके आ चुके हैं। तो कैसे निकालोगे, इसको मैं ओपन करूँगी, आ जाएगा N फैक्टोरियल ओवर N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, N माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 336।
अब r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 आई है, तो r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगी, आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 336। इसको ओपन करेंगे कि आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 फैक्टोरियल, यहाँ तक स्टॉप कर दो, डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 336 को मैं लिख सकती हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6, 8 इंटू 7 इंटू 6, तो मैंने इसको वो लिख दिया। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इधर बचेगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इज इक्वल टू 8 7 6। यहाँ पे आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ये वाला 8 एज इट इज़, इसको मैं लिख सकती हूँ 8 माइनस 1, इसको लिख सकती हूँ 8 माइनस 2। तो यहाँ से अगर दोनों साइड्स को आप कंपेयर करो तो n की वैल्यू यहाँ से आती है 8, ठीक है, n यहाँ से क्या आ गया 8। यहाँ पे भी आपने स्टेटमेंट लिखनी है बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, n की वैल्यू 8 आ गई, यही दो आपने फाइंड करनी थी, r इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 8। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है n माइनस 1 सी आर माइनस 1 रेशो एन सी आर रेशो एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 रेशो 3 रेशो 7। अच्छा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले फर्स्ट 2 रेशोज लेंगे यहाँ से और फर्स्ट 2 रेशोज लेंगे यहाँ से, इनको सॉल्व करेंगे एक दूसरे के इक्वल रख के, उसके बाद सेकंड और थर्ड उठाएंगे यहाँ से और सेकंड और थर्ड उठाएंगे यहाँ से, इनको सॉल्व करेंगे। तो पहले इन दो और इन दो को सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 सी आर माइनस 1 रेशो एन सी आर इज इक्वल टू 1 रेशो 3। इसको सिंपली ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे माइनस साइन को गड़बड़ नहीं करना, n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 है तो ये क्या बन जाएगा n माइनस 1 माइनस r प्लस 1। तो यहाँ पे माइनस r माइनस 1 नहीं लिखते ना, माइनस r प्लस 1 आता है, और इसकी जगह पे मैं ये वाला साइन डाल सकती हूँ और यहाँ पे क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n, सॉरी पहले r आएगा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, ये एज इट इज़ n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर यहाँ पे आएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि प्लस 1 माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगर यहाँ पे बल्कि फिलहाल इसको डिवीजन में ही रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक हो गया, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा r फैक्टोरियल को मैं ओपन कर रही हूँ और ये मैं क्यों कर रही हूँ ये आपको नेक्स्ट स्टेप में जाके समझ आएगी, r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल और ये वाला n माइनस r फैक्टोरियल एज इट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। अब ये काम मैंने क्यों किया, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, ये वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी, ये वाली नीचे आ जाएगी, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आ गया n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर चला जाएगा r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 ओवर 3। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, पीछे क्या बच गया r ओवर n इज इक्वल टू 1 ओवर 3। यहाँ से आपने n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आगे चल के समझ आएगी कि n की ही क्यों निकाली है। n को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ, तो n किसके इक्वल आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये बनेगा 3r इज इक्वल टू n, या आप कह सकते हो n इज इक्वल टू 3r। आपने n की वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ r, ये आपकी एक्चुअल n की वैल्यू नहीं है, r की वैल्यू फाइंड करोगे फिर उसको यहाँ पे पुट करोगे तब आपके पास n की वैल्यू आएगी। तो इसको फिलहाल के लिए मैं नाम दे लेती हूँ 1 का, n इज इक्वल टू 3r आई है, इसको नाम दे लिया 1 का। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट 2 रेशोज को लोगे और वो क्या थी वो देख लेते हैं, इसको करते हैं यहाँ से सेपरेट। अच्छा ऊपर क्या आएगा, बल्कि इसको ऊपर से सॉल्व करना शुरू करते हैं ताकि जगह बची रहे। नेक्स्ट 2 रेशोज n सी आर रेशो n प्लस 1 सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 रेशो 7। फार्मूलाज आपने ओपन करने हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा डिवीजन का साइन, यहाँ पे क्या आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर पहले r फैक्टोरियल आएगा यानी कि r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे ये क्या बनेगा, n फैक्टोरियल एज इट इज़, r फैक्टोरियल एज इट इज़, बल्कि ये एज इट इज़ रहेगा सारा, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल को मैं ओपन कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1, बल्कि ये कुछ इस तरह से होगा
n+1 इंटू एन फैक्टोरियल, ठीक है। इसको ऐसे ओपन करते हैं n+1 इंटू एन फैक्टोरियल। ये कैसे आया, आपने जब फैक्टोरियल ओपन करना होता है तो नेक्स्ट हर टर्म में से आप 1 को माइनस करते हो, n+1 में से 1 को माइनस करोगे क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। तो n तक मैंने स्टॉप कर दिया क्योंकि यहाँ भी n फैक्टोरियल है, ताकि मैं इनको आपस में कैंसिल कर सकूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे n फैक्टोरियल तक ही रखा है। डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है r+1 फैक्टोरियल, तो ये वाला इसको मैं ओपन करूंगी अगर तो मेरे पास क्या बन जाएगा r+1 इंटू आर फैक्टोरियल। ऐसे ही है r+1, नेक्स्ट टर्म में से 1 को माइनस करना है तो पीछे r बच जाएगा। यहाँ तक ही इसको स्टॉप कर दिया क्योंकि यहाँ मेरे पास r फैक्टोरियल है। ये +1 -1 से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r+1 इंटू आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये उल्ट हो गए, डिवाइडेड बाय n+1 इंटू एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/7। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, आर फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा r+1 डिवाइडेड बाय n+1, r+1 डिवाइडेड बाय n+1 इज इक्वल टू 3/7। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 7 मल्टीप्लाई होगा r+1 से और 3 मल्टीप्लाई होगा n+1 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7r+7 इज इक्वल टू 3n+3। अब n की जगह पे आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है जो आपने r की टर्म्स में निकाली हुई थी विच इज़ 3r, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7r, इसको भी उठा के मैं इधर ले जाती हूँ, इज इक्वल टू 3r, बल्कि फिलहाल ना यहीं पर रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। 7r+7 इज इक्वल टू 3r, बल्कि 3 इंटू 3r आता है, फिर से गड़बड़ हो गई है, ये वाला स्टेप दोबारा करते हैं। 7r+7 एज इट इज इक्वल टू 3 इंटू एन की जगह पे आएगा 3r और +3, ठीक हो गया। 7r+7 एज इट इज इक्वल टू 3 3 9 और +3 आ जाएगा, इसको उठा के दे ले आओ, इसको उठा के दे ले जाओ, तो क्या आ जाएगा 7 - 3 इज इक्वल टू 9r - 7r, तो ये क्या बन जाएगा 7 - 3 इज इक्वल टू 4, सो 4 इज इक्वल टू 9 - 7 इज इक्वल टू 2, तो 2r आ जाएगा। 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू r, तो r की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2 आ गई। इसको कर लेते हैं मार्क, r की वैल्यू क्या आई है 2 आई है। अब इस r की वैल्यू को आपने उठा के पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसको यहीं पे पुट कर रही हूँ। r की वैल्यू आई है 2, तो यहाँ से आपने n की वैल्यू निकालनी है, n इज इक्वल टू 3 इंटू 2 आ जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ से आएगी 6। ये आपने एंड पे स्टेप करना है, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं इसको इसके नीचे कर रही हूँ। n की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, और यही आपने फाइंड करनी थी r और n की वैल्यू। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, और यहाँ पे क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव दैट, और इसका पार्ट 1 है NCR प्लस NCR - 1 इज इक्वल टू n+1 CR। आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वो आपके पास क्या है वो लिखते हैं NCR प्लस NCR - 1, और आपने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। इसको ओपन करते हैं, क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल ओवर r - 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या किया n माइनस आर, तो आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1, और यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, n फैक्टोरियल एज इट इज, इसको ओपन करते हैं। r फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, क्या आएगा r इंटू r - 1 फैक्टोरियल। इन दोनों टर्म्स को सेम करने के लिए हम ये काम कर रहे थे। r फैक्टोरियल को ओपन किया, r नेक्स्ट टाइम क्या बनेगी r - 1 और n माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज। यहाँ पे क्या करना है, n फैक्टोरियल एज इट इज, r - 1 फैक्टोरियल एज इट इज, इसको आपने करना है ओपन। ये टर्म है n माइनस आर प्लस 1, नेक्स्ट टर्म क्या होगी n माइनस आर प्लस 1, ये एक टर्म है ना, उसमें से 1 को माइनस कर दोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इससे नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी n माइनस आर, ठीक है, तो इसको आपने ओपन करके लिखना है। उससे नेक्स्ट टर्म होगी n माइनस आर, तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। बस आपने ये चीज़ माइंड में अगर रख ली ना कि हर टर्म आप कैसे फाइंड करते हो, आने वाली हर टर्म में से 1 को माइनस करना है, तो सारी टर्म्स आपके पास आ जाएंगी। अब यहाँ से आपने लेना है इसका एलसीएम, बल्कि एलसीएम लेने से पहले कॉमन ले लेते हैं। n फैक्टोरियल दोनों में है, r - 1 फैक्टोरियल भी है, n माइनस आर फैक्टोरियल भी है, तो इसको ले लेते हैं कॉमन, उसके बाद लेंगे इसका एलसीएम। तो n फैक्टोरियल ओवर r - 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल आ गया कॉमन। अंदर क्या बचेगा 1 ओवर r
प्लस यहाँ पे 1/n-r+1। ओके हो गया। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये वाला n फैक्टोरियल ओवर r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल एज इट इज़ रहेगा। इसका लेंगे एलसीएम जो कि आ जाएगा r इंटू n-r+1। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, n-r+1 और ये वाला r जाके मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा +r। यहाँ पे आ गया +r। ठीक हो गया। यहाँ से देखें -r + r आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर बच जाएगा n+1 और नीचे बचेगा r इंटू n-r+1। तो इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल ओवर इक्वल का साइन में डाल लेते हैं r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल एज इट इज़। यहाँ पे अंदर आया n+1 डिवाइडेड बाय r इंटू n-r+1। अब आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे आएगा n+1 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, तरतीब से लिख रही हूँ। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले लिखते हैं r को, r के बाद वाली टर्म आएगी r-1 इसका फैक्टोरियल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है n-r+1 इंटू n-r फैक्टोरियल। मैंने सब कुछ तरतीब से लिखा है। n+1 और उससे नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी आपके पास, 1 माइनस करो तो n फैक्टोरियल आ गया। यहाँ पे ख़त्म। यहाँ पे r पहले लिखा, उसके बाद r-1 बिकॉज r से नेक्स्ट टर्म r-1 ही बनेगी और इसका फैक्टोरियल आ रहा है तो यहाँ पे वो लिख दिया। यहाँ पे n-r+1 और उससे नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, n-r, तो वो लिख दिया n-r फैक्टोरियल। ओके हो गया। अब इसको करते हैं फर्दर सॉल्व और देखते हैं क्या आएगा आपके पास। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि इससे नेक्स्ट टर्म क्या है, n फैक्टोरियल है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या है मेरे पास, n+1 का फैक्टोरियल ही है। n+1 के बाद n आएगा, उसके बाद n-1 आएगा, तो इसको मैंने लिख दिया n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब इनको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ r फैक्टोरियल, इस पूरे के पूरे को, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, n-r+1 फैक्टोरियल। ठीक हो गया। इसीलिए मैंने अरेंज करके लिखा था ताकि नीचे हम इसको इस फॉर्म में लिख सकें, n+1 फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n-r+1 फैक्टोरियल। और ये किसके इक्वल है, अगर इनको भी मैं अरेंज कर दूं, n+1 इकट्ठा करूं, r को माइनस कर दूं, तो मेरे पास यही वाली फॉर्म नहीं बनेगी, n+1 CR। ठीक है, इसको अरेंज कर लेते हैं, n+1 फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n+1 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक हो गया। अब ये क्या बना मेरे पास, n+1 CR। अगर इसको आप ओपन करो ना n+1 CR को, तो यही फॉर्म बनेगी हमारे पास। ऊपर आएगा n+1 का फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा, r का फैक्टोरियल इंटू n+1 माइनस r, यही बनेगा ना। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आता है, n+1 CR के, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है r इंटू एन सी आर इज इक्वल टू n-r+1 इंटू n-c-r-1। इसमें भी आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो पहले हेडिंग देते हैं राइट हैंड साइड की। यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो क्या आ जाएगा, n-r+1 इंटू n-c-r-1। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो ये वाला तो एज इट इज़ आएगा n-r+1 एज इट इज़। इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं। इसको ये नहीं समझ लेना कि मैंने पावर लिखी हुई है इसकी, n-c-r अलग से है, n-c-r-1 अलग से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल ओवर r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r+1 फैक्टोरियल। फर्दर सॉल्व करते हैं। ये वाला तो एज इट इज़ आएगा n-r+1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर, यहाँ पे क्या आएगा r-1 फैक्टोरियल एज इट इज़। इसको आपने ओपन करना है, n-r+1 पहली टर्म तो ये हो गई, नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, 1 माइनस करना है तो आ जाएगा n-r फैक्टोरियल। अब ये काम मैंने क्यों किया, ताकि इन दोनों को मैं आपस में कैंसिल कर सकूं। पीछे क्या बचा, n फैक्टोरियल ओवर r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। अब मैंने इसको प्रूव किसके इक्वल करना है, r इंटू n-c-r के। अब r की कमी है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी r को खुद से तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो r को मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो क्या आ जाएगा, r को मैंने खुद से मल्टीप्लाई किया, r मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल ओवर डिवाइड भी किया, r इंटू r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन 4 जो है वो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रूव वाले क्वेश्चन पेपर में आ जाते होते हैं अक्सर, पार्ट 1 या 2 में से कोई भी आ सकता है। यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, इसको फर्दर इधर सॉल्व करते हैं। तो r
इंटू एन फैक्टोरियल ओवर, इसको मैं लिख सकती हूँ आर फैक्टोरियल, बिकॉज आर के बाद वाली टर्म क्या है, आर माइनस वन, ठीक है। तो आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल मीन्स आर फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आ जाएगा आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। और ये क्या बन गया है, ये बना है आपके पास आर, ये वाला एज इट इज, इसको जरा सा मैं अगर सीधा करके लिखूँ यहाँ पे आर, ये वाला एज इट इज, ये पूरी की पूरी टर्म है एन सी आर, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। और ये किसके इक्वल आ गया है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड के, और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। ये था आपका पार्ट नंबर 2 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्टिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर। आपने प्रूव क्या चीज़ करनी है कि आर कंसेक्टिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट डिविजिबल बाय आर है, यानी कि आर पे पूरा का पूरा डिवाइड होता है। अब हम ये करेंगे किस तरह से, सबसे पहले आपको आर कंसेक्टिव इंटीजर्स को लेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में वो गिवन नहीं है। तो पहले आप लेट करोगे, लेट एन से शुरू करते हैं, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, और कहाँ तक जाएगा ये, एन प्लस आर माइनस वन तक। बी आर कंसेक्टिव इंटीजर्स, बी आर कंसेक्टिव इंटीजर्स, ठीक हो गया। इनको आपने लेट कर लिया। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको इनका प्रोडक्ट भी लेना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। प्रोडक्ट इनका क्या आ जाएगा, इन सबको आपने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, और ये जाएगा कहाँ तक, बल्कि ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये जाएगा कहाँ तक, एन प्लस आर माइनस वन तक, यानी आपने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं अगर इस फॉर्म में लिखूँ 3 इंटू टू इंटू वन, या इस फॉर्म में लिखूँ 1 इंटू टू इंटू थ्री, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा ना, आपने मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपका सेम ही आएगा, इसका भी 6 आएगा, इसका भी 6 आएगा। तो अगर इसको मैं पहले लिख लूँ और इन सबको मैं बाद में लिख लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं, विच इज़ एन प्लस आर माइनस वन, और ये कहाँ तक जाएगी, एन प्लस टू, एन प्लस वन और एन तक, ठीक हो गया। मैंने इनको उल्टा करके लिख लिया, सबसे पहले लास्ट टर्म लिखी एन प्लस आर माइनस वन, उसके बाद अप टू एन प्लस टू, एन प्लस वन एंड एन। अब इस तरह से क्यों लिखा है वो आगे चल के आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ आएगी। अब यहाँ पे आपने एक और काम करना है, एन प्लस आर माइनस वन एज इट इज अप टू एन प्लस टू, एन प्लस वन इंटू एन, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल। एन के बाद कौन सी टर्म आती है, एन माइनस वन ही आती है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एन माइनस वन फैक्टोरियल। अब इससे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल से मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब क्या आएगा, ये सारा का सारा कहाँ पे जाके रुक रहा है, एन माइनस वन फैक्टोरियल तक। इट मीन्स कि ये किसका फैक्टोरियल है, एन प्लस आर माइनस वन का। तो इस सारे के सारे को मैं लिख सकती हूँ एन प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आपने एक और काम करना है, टोटल 2 स्टेप्स याद रखने हैं। इस स्टेप में आपने एन माइनस वन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना है, और इसके बाद वाले स्टेप में आपने आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। तो इसको यहाँ पे ऊपर सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, आर फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी करना है, एन प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या आएगा, आर फैक्टोरियल ये वाला एज इट इज, ऊपर इसको मल्टीप्लाई आप कर रहे हो एन प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल से, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एन प्लस आर माइनस वन माइनस आर, ठीक है, एन प्लस आर माइनस वन माइनस आर। अब ये काम मैंने क्यों किया, मैंने इसमें प्लस आर भी कर दिया और माइनस आर भी कर दिया, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, एन माइनस वन ही पीछे बचेगा, इसका फैक्टोरियल भी आता है, एन माइनस वन ही पीछे बचेगा। लेकिन इसको माइनस करने से होगा क्या, आपके पास एक फॉर्म बनेगी, वो क्या होगी, ये आर फैक्टोरियल एज इट इज, और ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एन प्लस आर माइनस वन सी आर, ठीक हो गया, एन प्लस आर माइनस वन सी आर। इसलिए मैंने यहाँ पे आर को खुद से प्लस भी किया और माइनस भी किया। अगर आप इसको खोलते हो, खोल के देख लेते हैं क्या आएगा, ऊपर क्या आता है, एन का फैक्टोरियल इनके एन प्लस आर माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इसका फैक्टोरियल आएगा आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, यानी एन प्लस आर माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल, यही बनेगा ना। इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाली फॉर्म बनाई है ताकि मेरे पास ये फॉर्म बन जाए कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, एन प्लस आर माइनस वन सी आर, तो मेरे पास ये कॉम्बिनेशन की फॉर्म बन गई। अब यहाँ पे ही आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्टिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर। अब ऐसा है क्यों, क्योंकि ये जो है ना एन प्लस आर माइनस वन सी आर, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे स्टेटमेंट भी दे लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर है।
अब जो प्रोडक्ट आपके पास आई है ना, उसमें देखें आर फैक्टोरियल आ रहा है, ऐसे ही है ना, आर फैक्टोरियल इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, जो आपके पास एंड पे आंसर आया है उसके अंदर आर फैक्टोरियल आ रहा है। तो प्रोडक्ट क्या है, मल्टीपल है आर फैक्टोरियल का, क्योंकि उसमें आर फैक्टोरियल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिविजिबल बाय बी होगा आर से, ठीक है। इसको आप आर से, इसका मतलब है डिवाइड भी कर सकते हो। अगर प्रोडक्ट आपके पास आर फैक्टोरियल का मल्टीपल आ रहा है, इट मीन्स कि वो डिविजिबल बाय आर होगा। तो यहाँ पे आपने एंड पे लिख देना है हेंस द प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्टिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसको मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले आपने लेट करना है n, n+1, n+2 अप टू n+r-1 को आर कंसेक्टिव इंटीजर्स, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, कंसेक्टिव इंटीजर्स। उसके बाद आपने क्या करना है, इनका लेना है प्रोडक्ट लेने के बाद इसको उल्टा करके लिख लेना है, यानी लास्ट टर्म को पहले और बाकी टर्म्स को बाद में। n+r-1 पहले आ गया, फिर n+2, फिर n+1 और फिर n। अब यहाँ पे मैंने n+r-1 का फैक्टोरियल बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n के बाद कौन सी टर्म आती है, n-1, तो n-1 की फैक्टोरियल से मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगी और डिवाइड भी कर दूंगी, तो मेरे पास ये वाली फॉर्म बन गई। उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है r फैक्टोरियल से। अब ये करने का फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपके पास कॉम्बिनेशन की फॉर्म बनेगी, दूसरा अगर प्रोडक्ट आर फैक्टोरियल का मल्टीपल आ रहा है तो इट मीन्स कि वो डिविजिबल बाय आर भी होगा। अब इसमें ये जो है ना, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, एंड पे आप लिख दोगे कि जो है प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्टिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय आर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को नहीं लिख रही, साथ साथ क्वेश्चन को समझते जाएंगे और साथ ही साथ उसको लिखते भी जाएंगे कि उसमें क्या चीज़ें आ रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 सब्जेक्ट्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट्स टू सिलेक्ट अ कोर्स प्रोग्राम। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कितनी वेज में आप 5 सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट्स, यानी टोटल सब्जेक्ट आपके पास कितने हैं, 8 सब्जेक्ट्स हैं, और उसमें से आपने 5 सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है एक कोर्स प्रोग्राम के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने अगर प्री इंजीनियरिंग रखनी है एफएससी में, इंटर में, या प्री मेडिकल रखनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको ऑप्शन मिलता है ना चूज करने के लिए। आपके पास टोटल सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल 8 हैं, ठीक है, उसमें से अगर आपने इंजीनियरिंग में जाना है तो आप मैथ्स को चूज करते हो, मैथ्स के साथ आप फिजिक्स को चूज करते हो, ठीक है। अगर आपने आईसीएस में जाना है तो आप कंप्यूटर और स्टैट्स को चूज करते हो, या कंप्यूटर या फिजिक्स को चूज करते हो। अगर आपने मेडिकल में जाना है तो आप बायो और फिजिक्स को चूज करते हो। तो ये सब्जेक्ट्स जो आप चूज कर रहे होते हो वो टोटल एक कोई सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जिनमें से आप पिक करते हो कि हमने ये वाला सब्जेक्ट रखना है, हमने ये वाला प्रोग्राम चूज करना है। तो वही क्वेश्चन है कि टोटल आपके पास 8 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से आप 5 सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपने वेज बतानी है 5 सब्जेक्ट्स को चूज करने की, कितने तरीकों से आप उसको चूज कर सकते हो। सबसे पहले आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स वो कितने हैं, 8 हैं। अब उनमें से आपने 5 सब्जेक्ट्स को चूज करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ये सब आपने लिखना है पेपर में, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन अ कोर्स प्रोग्राम, इन अ कोर्स प्रोग्राम, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, वो कितने हैं, 5 हैं। अब आपने नंबर ऑफ वेज निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ कोर्स प्रोग्राम्स, कितनी वेज में आप उन 5 सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो। तो नंबर ऑफ कोर्स प्रोग्राम्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपने सिंपली इसका कॉम्बिनेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। आप किस तरह से फाइंड करते हो, टोटल नंबर n को रिप्रेजेंट करता है और जितने आपने चूज करने होते हैं वो r को रिप्रेजेंट करता है, जो आपने यूज करने होते हैं वो r को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8c5। कॉम्बिनेशन किस तरह से बनेगा, टोटल नंबर यहाँ पे आ जाएंगे और r की जगह पे क्या आ जाएगा, 5। तो 8c5 आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है, क्या आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल, फार्मूला को माइंड में रखना है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ये क्या बनेगा, 8 फैक्टोरियल को ओपन करो, क्या आ जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 8 माइनस 5 क्या बन जाएगा, 3 फैक्टोरियल। ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे इसको मैं ज़रा आगे करके लिख लूँ इधर, 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, ये 2 2 से कैंसिल, तो 8 7 ज़र क्या आ जाएगा, 56, यानी टोटल 56 वेज है आपके पास सब्जेक्ट्स को चूज करने की। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ वावल लेटर्स फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से जो वावल लेटर्स होते हैं उनकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है कि कितनी अरेंजमेंट में हम उनको लिख सकते हैं। अब सबसे पहले आपको वावल लेटर्स का पता होना चाहिए इंग्लिश में होते कौन से हैं। पहले हम वो लिखेंगे, वावल लेटर्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई
यू, ये तो आप सबको याद ही होंगे इंग्लिश के लेटर्स। वाओ लेटर्स ये होते हैं AEIOU। आपने इनकी पॉसिबल अरेंजमेंट्स फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो? इसमें आपने परम्यूटेशन वाला फार्मूला यूज़ करना है, विच इज़ 5P5। ये आपके पास आएंगी नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, या मैं पहले यहाँ पे लिख भी लेती हूँ, ये ज़रूरी है लिखना, पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, मैंने बोला था, लिखा नहीं था, इसको लिख भी लेते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। और ये निकालने का तरीका आपको पता है कि आप परमुटेशन से इसको सॉल्व करते हो। जैसे हमने 7.2 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5P5। फार्मूला ओपन करोगे, 5P5 है यानी NPN को आप n फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। सिंपली इसको मैं 5 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। ठीक है, आप 5 फैक्टोरियल आपने सॉल्व करना है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिखना ज़रूर है ऐसे, लेकिन सॉल्व आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ही करना है। 5 फैक्टोरियल ले लोगे, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। ठीक हो गया, तो आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ से 120। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इन हाउ मैनी वेज 3 डिशेज ऑफ देसी फूड्स एंड 2 डिशेज ऑफ चाइनीज फूड्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 डिशेज ऑफ देसी फूड्स एंड 8 डिशेज ऑफ चाइनीज फूड्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको पहले लिखते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन है। टोटल नंबर ऑफ डिशेज ऑफ देसी फूड्स भी गिवन है, चाइनीज फूड भी गिवन है, तो वो लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिशेज ऑफ देसी फूड्स, वो कितनी गिवन है 6। इसी तरह टोटल नंबर ऑफ डिशेज ऑफ चाइनीज फूड्स कितना गिवन है, वो लिख लेते हैं, चाइनीज फूड्स वो कितना गिवन है 8। ठीक है, अच्छा दूसरा वो ये कह रहा है कि आपने 3 डिशेस सेलेक्ट करनी है देसी फूड्स में से और 2 डिशेस सेलेक्ट करनी है चाइनीज़ फूड में से, और आपने वेज बतानी है कि कितनी वेज में आप इनको चूज़ कर सकते हो। ठीक है, देसी फूड्स में से कितनी करनी है 3 डिशेस और चाइनीज़ में से कितनी करनी है 8 डिशेस। अब टोटल भी आपको गिवन है, जितनी आपने चूज़ करनी है, आप कह सकते हो यूज़ करनी है, वो भी आपको गिवन है। एन दोनों का गिवन है, दोनों का आर भी गिवन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज कितनी निकलेंगी, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, पहले देसी फूड्स की देख लेते हैं, 6C। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 8C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब ये मैंने कैसे लिखा, देसी फूड्स जो आप चूज कर सकते हो वो गिवन है 3। ठीक है, और जो चाइनीज फूड चूज कर सकते हो वो गिवन है आपके पास 2। ठीक है, तो आर यानी गिवन है देसी फूड्स के लिए 3 और चाइनीज फूड्स के लिए 2, और टोटल डिशेज कितनी है, देसी टोटल 6 हैं और चाइनीज टोटल 8 हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने इसको किस तरह लिख लिया, 6C3 × 8C2। दोनों का कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 - 3 फैक्टोरियल आएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 6 - 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8 - 2 फैक्टोरियल। इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, यहाँ तक इनफ है। नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आपस में हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे आएगा 8 7 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 × 1 लिख लेती हूँ उसको मैं, और ये आ जाएगा आपके पास 6 फैक्टोरियल। ठीक हो गया, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। पीछे क्या बचेगा, पहले इसको काट लेते हैं, इसको भी खोल के लिख लेती हूँ इधर ही। 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 × 2 × 1, इसको कैंसिल करते हैं, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 2 1 ज़र 2, यहाँ पे कैंसिल हो गया। 5 4 ज़र आ जाएगा आपके पास 20, और मल्टीप्लाई आपने किससे करना है, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, तो मल्टीप्लाई बाय 4 × 7। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 28 ही लिख लेते हैं, 4 7 ज़र 28। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 560, यानी टोटल वेज कितनी है 560 पॉसिबल वेज हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेस्क ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स देर आर 26 ब्लैक कार्ड्स एंड 26 रेड कार्ड्स। How many different ways can 8 cards be selected if 3 are black and remaining 5 are red? देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स लिखोगे। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आपको गिवन है 52, तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 52। अच्छा, उसमें से रेड कितने हैं और ब्लैक कितने हैं, नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स, नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स इज इक्वल टू 26, 26 ही ब्लैक हैं और 26 ही रेड हैं। नंबर ऑफ रेड कार्ड्स इज इक्वल टू 26। अब कह रहे हैं कि आपने 8 कार्ड सेलेक्ट करने हैं
3 ब्लैक में से और बाकी 5 रेड में से, ठीक है। क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है टोटल 8 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 3 ब्लैक में से और रिमेनिंग जो 5 बचेंगे वो रेड में से, टोटल हो गए 8, ठीक है। तो किस तरह से सॉल्व करोगे इसको? नंबर ऑफ वेज आपने निकालनी है। नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, दोनों 26 है तो 26c मल्टीप्लाई बाय 26c ही आएगा, पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है। ब्लैक के लिए भी 26, रेड के लिए भी 26। अब ब्लैक आपने कितने चूज करने हैं? यहाँ से किधर गया? ब्लैक थे आपके पास 3, ठीक है, और बाकी जो 5 रिमेनिंग बच जाएंगे वो आपने रेड से चूज करने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। बस आपने टोटल नंबर माइंड में रखने हैं और जितने चूज करने हैं वो माइंड में रखने हैं। रेड 26 थे, ब्लैक भी 26 थे। ब्लैक के लिए उसने कहा था कि आपने 3 चूज करने हैं और जो रिमेनिंग 5 हैं वो आपने रेड चूज करने हैं। तो 5 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, टोटल कितने हो गए? 5 + 3 8, टोटल आपने 8 कार्ड्स ही चूज किए हैं। तो इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 26 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 26 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 26 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 26 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ये क्या आ जाएगा? 26, 25 और 24 और 23 यहाँ तक, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा 23 फैक्टोरियल। ये आपस में कैंसिल, यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 26, 25, 24, 23, 22 और 21 तक, ठीक है। 26 माइनस 5 21 आएगा, इसलिए हम 21 तक आ रहे हैं। 5 फैक्टोरियल इंटू 21 फैक्टोरियल, ये आपस में कैंसिल, ठीक है, ये भी आपस में कैंसिल। आप इनको सिंपली लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, अगर फर्दर सॉल्व करना चाहो तब भी कर सकते हो, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, बस आंसर आपका ठीक आना चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा 26 इंटू 25 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मैंने ओपन करके लिख लिया, इधर भी यही काम करते हैं, तो क्या आ जाएगा? 26, 25, 24, 23, 22 और डिवाइडेड बाय 5, 4, 3, 2, 1। चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो, इनको काट लो आपस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 2 1 2 2, 12 24, 3 1 3 3, 4 12, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 5 5 25, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे और 2 12 24, 3 4 12 और 4 से कैंसिल, पीछे क्या बचेगा? 26 इंटू 25 इंटू 4 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा? 26 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 22। तो इसको आप सॉल्व करोगे, सबको मल्टीप्लाई अपने आपस में करना आ जाएगा 171028000। काफ़ी लंबा आंसर आया आपके पास, 171028000, ठीक हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अ बैग कंटेन्स 8 रेड बॉल्स 7 ग्रीन बॉल्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच 5 बॉल्स आर सिलेक्टेड इन अ वे। अब इसके 4 पार्ट्स आपको गिवन है। पहले अभी तक जितना क्वेश्चन पढ़ा है उसमें जो चीज़ें गिवन है वो लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं आपके पास 8 रेड और 7 ग्रीन, तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स वो कितनी हैं आपके पास? 8, और टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स वो कितनी हैं? 7। कह रहा है कि आपने उनमें से 5 सिलेक्ट करनी है। 5 बॉल्स आर सिलेक्टेड इन अ वे, 5 बॉल सिलेक्ट करनी है, तो नंबर ऑफ सिलेक्टेड बॉल्स इज इक्वल टू 5। अब इसके 4 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले में कह रहा है कि अगर आप 3 रेड बॉल्स चूज करो और 2 ग्रीन चूज करो, 3 रेड एंड 2 ग्रीन। इसको सॉल्व करते हैं, 3 + 2 5 ही होगा, टोटल तो आपने 5 ही करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ वेज कितनी होंगी। अब यहाँ पर देखिए रेड बॉल्स है 8 और चूज आपने करनी है 3, तो कॉम्बिनेशन किस तरह से बनेगा? 8C3 मल्टीप्लाई बाय टोटल ग्रीन बॉल्स हैं 7 7C, चूज आपने करनी है 2, तो आ जाएगा यहाँ पे 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको ओपन करके लिखते हैं, आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये आपस में कैंसिल, ये भी कैंसिल। इनको आपने करना है सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा? यहाँ से अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ 3 इंटू 2 इंटू 1 बनता है, तो ये 6 से कट जाता है सारा का सारा। 8 इंटू 7 आपके पास आ जाएगा 56, और इसी तरह ये कैंसिल होगा, 2 1 2 2 3 6, 7 इंटू 3 आ जाएगा 21। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इसका आंसर आएगा 1176। ये सिंपल कैलकुलेशन है।
इतना इसमें सर खपाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो इसको। अच्छा नेक्स्ट अब सेकंड पार्ट है इसका, अगर आप चूज़ करो 1 रेड एंड 4 ग्रीन, ठीक है, 1 रेड एंड 4 ग्रीन बॉल्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन किस तरह से बनेगा, सबसे पहले लिखोगे नंबर ऑफ वेज, और वो क्या होंगी, आ जाएगा यहाँ पे 1 रेड है तो टोटल 8 रेड है, 8C1, और 7 ग्रीन है तो 7C4 आ जाएगा। इसको ओपन करो, क्या आएगा, 8 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको ज़रा सा सीधा करके लगा लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह। अच्छा नेक्स्ट इसको ओपन करते हैं, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, आंसर 1 ही आएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, आपस में कैंसिल, यहाँ पे आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आपस में कैंसिल, 3 2 6, 6 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास यहाँ पे बचेगा 8 इंटू 7 5 35, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन लिख दिया है, ब्रैकेट डालो या मल्टीप्लिकेशन का साइन डालो, एक ही बात होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू 35, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 280, ठीक हो गया। अच्छा इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, ये आ गया थर्ड पार्ट। अब आपने 4 रेड चूज़ करनी है और 1 ग्रीन चूज़ करनी है, 4 रेड एंड 1 ग्रीन, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, नंबर ऑफ वेज वो क्या बनेगी, यहाँ पे पहले आ जाएगा 8C4 एंड मल्टीप्लाई बाय 7C1, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 8 इंटू 7 6 5 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आपस में कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ओवर 1 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये आपस में कैंसिल, पीछे क्या बचेगा, मैं एक दफ़ा कैमरा में चेक कर लूँ यहाँ से नज़र आ रहा है या बल्कि नहीं आ रहा, इसको इस स्टेप को ऊपर ही कर लेते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, वैसे दिल तो मेरा कह रहा है कि मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूँ इसको मल्टीप्लाई करके, लेकिन फिर कहेंगे कि समझ नहीं आ रही, स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे ऊपर सॉल्व करते हैं, 8 फैक्टोरियल और साथ में 7 6 5 और 4 यहाँ तक ही करना है, और नीचे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ओवर 1 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, ये आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पे जो भी बचेगा 4 3 2 बचेगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 7 6 5 ओवर 4 3 2 1 और मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो यहाँ से 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6 2 से कैंसिल, 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र 8, तो 7 इंटू 2 14 14 इंटू 5 करोगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 70, ठीक है। 70 इंटू 7 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 490 एंड दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट इसका आखिरी पार्ट रहेगा विच इज़ पार्ट नंबर 4, तो मैं पार्ट 1 को यहाँ से इरेज कर रही हूँ, उसकी जगह पे हम पार्ट 4 कर लेते हैं और इसकी कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में कह रहा है कि ऑल द रेड बॉल्स, ठीक है, ऑल द रेड बॉल्स, सारी की सारी रेड है यानी कि ग्रीन कोई भी नहीं है, तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू ऑल रेड बॉल्स, तो यहाँ पे टोटल 8 है, 8C जो क्या आ जाएगा 8C5, ठीक है। 8C8 नहीं लिखना क्योंकि क्वेश्चन में उसने मेंशन किया है कि सिलेक्ट आपने 5 बॉल्स ही करनी है, ठीक है। टोटल कितनी होनी चाहिए, 5 ही होनी चाहिए, तो सारी की सारी अगर रेड बॉल्स हैं इट मीन्स कि 5 की 5 रेड बॉल्स हैं, तो नंबर ऑफ वेज आप कैसे निकालोगे, 8C5, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 5 फैक्टोरियल, इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 5 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 6 भी कैंसिल होगा, तो इसका आंसर आएगा 56। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी डायगोनल्स एंड ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग 15 साइड्स। अब क्वेश्चन में आपको उसने बताया हुआ है कि एक पॉलीगॉन है जिसकी 15 साइड्स हैं, तो पहले वो लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पॉलीगॉन साइड्स कह लो या टोटल नंबर ऑफ साइड्स कह लो, टोटल नंबर ऑफ साइड्स यानी कि n आपको गिवन है,
एन कितना गिवन है 15, ठीक है। एक पॉलीगॉन की 15 साइड्स हैं। अच्छा, क्वेश्चन में उसने बोला है कि आपने डायगोनल्स और ट्राइंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है, कि कितने इस पॉलीगॉन की हेल्प से बन सकते हैं। इसके लिए दो फार्मूलाज हैं जो आपने याद करने हैं। जब भी कभी डायगोनल की बात आएगी उसके लिए आपने फार्मूला याद करना है NC2 माइनस n, ठीक है। और जब भी कभी ट्राइंगल्स की बात आएगी, एक पॉलीगॉन से आप कितनी ट्राइंगल्स बना सकते हो, तो उसके लिए आपने फार्मूला यूज़ करना है NC3। ये टोटल दो फार्मूलाज हैं जो याद करने से आपके आने वाले बाकी क्वेश्चंस भी इजी हो जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन है मेरे ख्याल में जो इस फार्मूला से सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, दो ही चीज़ें फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू, मैं डिफरेंट मार्कर से लिख रही हूँ ताकि फार्मूला जो है वो हाईलाइट हो, NC2 माइनस n, ठीक हो गया। अब n यहाँ पे कितना गिवन है 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15C2 माइनस 15। इस कॉम्बिनेशन को ओपन करोगे क्या आएगा 15 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये क्या बन जाएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, बल्कि इसको ओपन करके लिख लेते हैं 2 इंटू 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 फैक्टोरियल। ये आपस में कैंसिल, 2 1s are 2, 2 7s are 14, यानी कि आपने मल्टीप्लाई करना है, बल्कि यहाँ पे -15 भी आता है, -15 ये मिस्टेक हो गई थी, आपने नहीं करनी, इसको लिख लेना है -15 और -15। 15 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास इसका आंसर आएगा 105, तो यहाँ पे आ जाएगा 105 माइनस 15, दोनों को माइनस करोगे तो क्या बचेगा पीछे 90, एंड दैट इज योर आंसर। यानी कि टोटल 90 डायगोनल्स आप बना सकते हो बाय यूजिंग अ पॉलीगॉन ऑफ साइड्स 15, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आपने फाइंड करनी है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए फार्मूला क्या था, बस फार्मूलाज आपने इसमें याद रखने हैं, वो था NC3। तो इसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पे NC3। n क्या है 15, तो n की जगह 15 लिख दो। उसके बाद आपने सिंपली कॉम्बिनेशन ओपन करना है, तो 15C3 इज इक्वल टू 15 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे 3 आता है 2 नहीं आता, 15 माइनस 3, तो ये भी 12 तक जाएगा, 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ओपन कर लिया मैंने इसको, और ये क्या आ जाएगा 12 फैक्टोरियल। ये आपस में कैंसिल, यहाँ पे 2 1s are 2, 2 7s are 14, 3 1s are 3, 3 5s are 15, तो आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 13, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 455। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन इफ द नंबर ऑफ इट्स डायगोनल इज 104। अब आपने नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन फाइंड करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 15 गिवन था। तो यहाँ पे n आपने फाइंड करना है, यानी कि टोटल साइड्स आपने फाइंड करनी है, टोटल साइड्स आपने फाइंड करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, यानी कि n फाइंड करना है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ साथ में, n फाइंड करना है। और नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने गिवन है 104, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 104। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला क्या था NC2 माइनस n, और वो कितना गिवन है 104 के इक्वल, ठीक है। डायगोनल्स वाला फार्मूला आपने लिखा NC2 माइनस n, और नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको गिवन है जो कि कितने हैं 104, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस, बल्कि यहाँ पे पहले 2 फैक्टोरियल आएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल और माइनस n इज इक्वल टू 104। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको ओपन करो तो क्या आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 2 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिखते हैं, साथ में आ जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस n एज इट इज इक्वल टू 104 एज इट इज। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा n इंटू n माइनस 1, पहले इसको लिखते हैं सिंपली, माइनस n इज इक्वल टू 104। अब ये वाला n उधर जाके हो जाएगा प्लस, ठीक है, और ये वाला 2 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो पहले इस n को लेके जाना है उधर, तो n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 104 प्लस n, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1 करोगे तो आएगा n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 2 इंटू 104 प्लस n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 104 इंटू 2 करोगे तो आ जाएगा 208 और प्लस 2n। अब इन दोनों को उठा के इक्वल की साइड पे ले आओ तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n और माइनस 208
इज इक्वल टू 0। अब ये क्या आएगा, एन स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3n और माइनस 208 इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, ठीक है। और मिड टर्म ब्रेक करने का तरीका क्या है, आपको दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 208 आए, ऐड करो तो माइनस 3 आना चाहिए। तो वो दो नंबर्स कौन से होंगे, एन स्क्वायर माइनस 16n और प्लस 13n। माइनस 16 इंटू प्लस 13 आंसर आएगा 208 और दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा माइनस 3। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 208 इज इक्वल टू 0। n कॉमन आ गया, आ जाएगा n माइनस 16। यहाँ से 13 कॉमन आ गया, आ जाएगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट करना है, पहले इनको इकट्ठा लिखते हैं। n माइनस 16 इंटू एन प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 एंड n प्लस 13 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 16 और यहाँ से आ जाएगी माइनस 13, ठीक हो गया। अब इन दोनों में से n की कौन सी वैल्यू करेक्ट है, जब भी आप टोटल नंबर गिनते हो किसी भी पॉलीगॉन के कह लो या किसी भी चीज़ के, तो वो हमेशा प्लस में होते हैं ना, माइनस में तो नहीं नंबर आते। आप ये तो नहीं कह सकते कि इस पॉलीगॉन की माइनस 13 साइड्स हैं, तो ये वाला आंसर जो है वो गलत है। यहाँ पे आप लिखोगे नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे आप लिख दो नॉट पॉसिबल और n इज इक्वल टू 16 इज योर करेक्ट आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 15 पॉइंट्स 6 ऑफ विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आप कितनी ट्राइंगल्स बना सकते हो बाय ज्वाइनिंग 15 पॉइंट्स, और साथ ही उसने बता दिया कि उनमें से जो 6 पॉइंट्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 फॉर एग्जांपल 6 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं तो ये ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, ऐसे ही है ना। 6 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे आ गए हैं, इनसे तो ट्राइंगल नहीं बनेगी। ट्राइंगल कैसे बनती है, ऐसे आपके पास 3 पॉइंट्स आने चाहिए जिनको आप मैच करते हो, 1 2 और 3, ठीक हो गया। तो ट्राइंगल बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले आर आप लोगे 3 के इक्वल, ठीक है। ये जस्ट जनरली क्वेश्चन समझा रही हूँ, जब सॉल्व करेंगे तब बेहतर समझ आएगी। और उसमें से 6 पॉइंट्स जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, यानी कि इन पॉइंट से आपके पास ट्राइंगल नहीं बनेगी। तो अब हमें कैसे निकालेंगे कि टोटल ट्राइंगल्स बनेंगी कितनी, वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू 15। साथ ही उसने बता दिया कि 6 उसमें से कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स इज इक्वल टू 6। अब आपने फाइंड क्या चीज़ करनी है कि कितनी ट्राइंगल्स बना सकते हो। अब ट्राइंगल्स 3 पॉइंट्स को यूज़ करके बनती हैं, इसलिए आप टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करोगे 3 पॉइंट्स को चूज़ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे पॉसिबल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ वेज, बल्कि यहाँ पे टोटल आएगा नॉट पॉसिबल। टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज 3 पॉइंट्स, टू चूज 3 पॉइंट्स। सबसे पहले आप टोटल निकालोगे कि चूज कितने कर सकते हो, 3 पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे वो नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 C3, आपने कॉम्बिनेशन निकालना है। टोटल 15 पॉइंट्स हैं, उसमें से कितनी वेज आप चूज कर सकते हो 3 पॉइंट्स के लिए, तो आ जाएगा 15 C3, यानी कि R क्या है 3 है। इसको ओपन करो, क्या आ जाएगा 15 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 15 माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, और साथ में आ जाएगा 12 फैक्टोरियल। ये आपस में कैंसिल हो गए, 2 1 ज़र 2, 2 7 ज़र 14, 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15, 5 इंटू 7 इंटू 13 करोगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा इसका 455, यानी कि 3 पॉइंट्स चूज करने की टोटल वेज कितनी आई 455। अब आपने बताना है कि जब 6 कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, इसका मतलब है वहाँ पे तो ट्राइंगल नहीं बनेगी, तो वो टोटल वेज बतानी है जब 6 कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज टू चूज 3 पॉइंट्स, टू चूज 3 पॉइंट्स फ्रॉम 6 कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। ये फाइंड करोगे, दोनों को माइनस करोगे, आपका आंसर आ जाएगा कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट्स, वो क्या आएगा 6C3। अब टोटल कोलिनियर पॉइंट्स कितने हैं 6, और ट्राइंगल के कितने होते हैं पॉइंट्स 3 होते हैं, तो 6C3 आप फाइंड कर लोगे, यानी कि ये ट्राइंगल्स नहीं बन सकती, ठीक है। ये इनवैलिड ट्राइंगल्स हैं, जाहिर है अगर स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं तो वो ट्राइंगल तो नहीं बनाएंगे, लेकिन 3 पॉइंट्स हम उसमें से भी तो निकालेंगे ना, उस 6 में से, तो 6C3 आ जाएगा आपके पास। इसको करते हैं ओपन, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 6 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे ज़रा मैं सीधी लाइन लगा लूँ, ओवर
3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। नीचे क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 और साथ में आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। ये आपस में कैंसिल, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, ठीक है, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 क्या आ जाएगा आपके पास 20, तो 5 इंटू 4 कर लो विच इज़ इक्वल टू 20। ये सारी की सारी ट्रायंगल्स आपके पास नहीं बन सकती। अब आपने टोटल ट्रायंगल्स निकालनी है, इन 15 पॉइंट्स को यूज़ करके आप कितनी बना सकते हो। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड, मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ उसको, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 455 माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 435। यानी कि टोटल 435 ट्राइंगल्स आप बना सकते हो 15 पॉइंट्स को यूज़ करके, जबकि उनमें से जो 6 पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं, ठीक है, यानी कि एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, इस वजह से उनको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। पहले आप टोटल पॉइंट्स के लिए फाइंड करोगे ट्राइंगल्स, ठीक है, उसके बाद आप ट्राइंगल्स फाइंड करोगे, ट्राइंगल्स के पॉइंट्स फाइंड करोगे, इन 6 कोलिनियर पॉइंट्स पे दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, इन हाउ मैनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 6 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी फॉर्म्ड। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्लब के मेंबर हैं 10 बॉयज़ और 8 गर्ल्स, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज़ें गिवन है वो लिखते हैं, उसके बाद उसको समझने की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 10 एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। यहाँ पे गर्ल्स आता है पहले, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट कह रहा है कि आप कितनी वेज में कमेटी बना सकते हो, 6 बॉयज़ की और 3 गर्ल्स की, ठीक है। आपने टोटल नंबर ऑफ कमेटी फाइंड करनी है। अब टोटल बॉयज़ गिवन है 10, टोटल गर्ल्स गिवन है 8। बॉयज़ आप चूज़ करते हो इसमें से 6 और गर्ल्स आप चूज़ करते हो इसमें से 3, ठीक है, क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो आर कितना गिवन है 6 और 3, एन कितना गिवन है 10 और 8। तो आपने टोटल नंबर ऑफ कमेटीज़ फाइंड करनी है, पॉसिबल वेज उसकी, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं कमेटी, वो कितनी होगी। सबसे पहले सी और सी लिख लो, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कॉम्बिनेशन ही फाइंड करना है। 10 बॉयज़ हैं और 8 गर्ल्स हैं टोटल। अब 10 में से आप कितने चूज़ कर सकते हो बॉयज़ 6 और गर्ल्स कितनी चूज़ कर सकते हो 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 10C6 एंड 8C3। सिंपल कॉम्बिनेशन ओपन करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 10 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको ओपन करते हैं, 10 9 8 7 6, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, 10 माइनस 6 क्या होता है 4, तो मैं इसको ओपन करके लिख रही हूँ 4 3 2 1, ठीक हो गया, मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया एक स्टेप में। यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 8 7 6 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। ये आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या आएगा 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6 और 3 3 से कैंसिल। इसको सॉल्व करते हैं, ये आपस में कैंसिल, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, 4 4 से कैंसिल, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9। तो यहाँ पे आएगा 10 इंटू 3 इंटू 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 8 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 56। दोनों को मल्टीप्लाई करो आ जाएगा 210 इंटू 56 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आपके पास आ जाएगा 11760, यानी कि 11,760 वेज हैं कमेटी बनाने की, ठीक है, बाय यूजिंग 6 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ मैनी कमेटीज ऑफ 7 मेंबर्स कैन बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 पर्सन्स when each committee must include 2 particular persons। अब क्वेश्चन को आपने समझना है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स लिखते हैं, कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू 10, ठीक है। अच्छा, अब नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ कमेटी कितने हैं, एक कमेटी में 7 मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे नंबर ऑफ पर्सन्स, बल्कि इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स in a committee, number of persons in a committee is equal to 7। साथ ही कह रहा है कि when each committee must include 2 particular person। अब क्वेश्चन में उसने ऑलरेडी बता दिया कि हर कमेटी में 2 पर्टिकुलर पर्सन लाजमी इंक्लूडेड है, ठीक है, वो तो है ही है। अब 2 अगर हर कमेटी में इंक्लूड है, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 में से भी आप 2 माइनस कर दोगे, 7 में से भी आप 2 माइनस कर दोगे, क्योंकि वो तो हर कमेटी में है, ठीक है। तो 10 में से 2 माइनस करोगे, पीछे क्या बचेगा 8,
7 में से 2 माइनस करोगे पीछे क्या बचेगा 5। तो जो आपने टोटल नंबर ऑफ कमेटीज़ फाइंड करनी है, 2 तो हर कमेटी में है ना, तो उनको तो काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो है ही है। तो टोटल नंबर ऑफ कमेटीज़ कितनी बनेंगी वो चीज़ देख लेते हैं। इज इक्वल टू 8C5। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। 2 पर्टिकुलर पर्सन्स की बात हुई है कि वो हर कमेटी में है, तो यहाँ से भी आपको 2 माइनस करने पड़ेंगे, यहाँ से भी आपको 2 माइनस करने पड़ेंगे, तो टोटल बच जाएंगे 8, और जो चूज़ करने हैं आपने कमेटी के लिए वो कितने बच जाएंगे 5। ठीक हो गया। तो 8C5 आपने फाइंड करना है। 8 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 5 के बन जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो इसको मैं लिख रही हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1 कैंसिल, और ये 6 से कैंसिल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 8 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 56। ठीक है, बेशक ऐसे लिख लो 8 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 56। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इन हाउ मैनी वेज कैन अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 17 प्लेयर्स, हाउ मैनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि कितने तरीकों से आप एक क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ 17 प्लेयर्स। आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि क्रिकेट टीम में टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो 11 प्लेयर्स आपने चूज करने हैं आउट ऑफ 17। उसका तरीका पूछ रहा है कि कितने तरीकों से आप कर सकते हो, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आपने बतानी है। सेकेंड पार्ट पे बाद में आते हैं। तो पहले टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं इसके, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इज इक्वल टू 17। ठीक हो गया। अच्छा, आपने सिलेक्ट कितने करने हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ टीम, नंबर ऑफ प्लेयर्स, नंबर ऑफ PLAYERS, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ टीम इज इक्वल टू 11। ऐसे ही है ना। ठीक है, अच्छा अब टोटल नंबर ऑफ टीम्स आपने फाइंड करनी है। टोटल नंबर ऑफ टीम्स यानी कितने तरीकों से आप चूज कर सकते हो, वो क्या आ जाएगा आपके पास 17C11। ठीक है, 17 टोटल नंबर हो गया, 11 आपने चूज करने हैं, तो N हो गया 17, R हो गया 11। तो कॉम्बिनेशन को ओपन करो, आपका आंसर आ जाएगा 17 फैक्टोरियल ओवर 11 फैक्टोरियल इंटू 17 माइनस 11 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 17, 16, 15, 14, 13, 12 और 11 तक स्टॉप कर देना है। नीचे 11 फैक्टोरियल 17 माइनस 11 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, तो इसको लिखते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक हो गया, ये से कैंसिल, 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12, 6 से कैंसिल, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, 3 से कैंसिल, और 4 1 ज़र 4, 4 ज़र 16। तो यहाँ पे आ जाएगा 17 इंटू 4 इंटू 14 इंटू 13। ठीक है, आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करना है, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 7 6। ठीक हो गया, यानी टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी बन सकती हैं 1 2 3 7 6। अच्छा, अब नेक्स्ट कह रहा है कि अगर हाउ मैनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर प्लेयर। अब इन टीम्स में से कितनी टीम्स इंक्लूड करेंगी एक पर्टिकुलर प्लेयर को। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा है 17 में से भी 1 माइनस कर दो, 11 में से भी 1 माइनस कर दो, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन तो है ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उसको सॉल्व करने के लिए टोटल नंबर ऑफ टीम्स आप फाइंड करोगे। टोटल नंबर ऑफ टीम्स, पहले आपने टोटल नंबर ऑफ टीम्स पहले आपने मेंशन भी करना है। ठीक है, मेंशन क्या करना है कि सिंस ईच टीम इंक्लूड 1 पर्टिकुलर प्लेयर सो रिमेनिंग 10 प्लेयर्स आर सिलेक्टेड आउट ऑफ 16 प्लेयर्स। ठीक है, जाहिर है ये बात है कि 17 में से 16 बच जाएंगे, 11 में से 10 बच जाएंगे, क्योंकि एक तो सब में है। तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स इज इक्वल टू, इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, यहाँ पे इसको लिख देते हैं, नीचे इधर ही लिखते हैं, बल्कि आ जाएगा 16C10। कॉम्बिनेशन ओपन करो, 16 फैक्टोरियल ओवर 10 फैक्टोरियल इंटू 16 माइनस 10 फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा आपके पास 16, 15, 14, 13, 12, 11 और 10। नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 फैक्टोरियल, 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6, तो 6 5 4 3 2 और 1 कैंसिल, और यहाँ पे 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12, 6 से कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, 3 से कैंसिल, और यहाँ पे 4 1 ज़र 4, 4 ज़र 16, तो आएगा 4 इंटू 14 इंटू 13, और इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 11 भी है, इंटू 11, चारों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आपके पास आ जाएगा 8008। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17,
देयर आर 6 men and 8 women members of a club, हाउ मैनी कमेटीज ऑफ 7 कैन बी फॉर्म्ड। अब क्वेश्चन को समझें, कह रहा है कि 6 men और 8 women हैं एक क्लब में, ठीक है, उसके मेंबर्स हैं। आपने बताना है कि आप कितनी कमेटीज बना सकते हो 7 मेंबर्स की, ठीक है। 8 वुमेन हैं और 6 men हैं, ठीक है, और उसमें से 7 आपने चूज करने हैं एक कमेटी के लिए। तो पहले ये चीज़ें लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मैन कितने गिवन है, नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ विमेन इज इक्वल टू 8, ठीक हो गया। अच्छा, और आप सिलेक्ट कितने कर सकते हो, नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कमेटी, नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कमेटी, वो कितने होंगे 7, 6 men 8 women, और इन सब में से आप टोटल 7 चूज कर सकते हो। अब इसके 3 पार्ट्स गिवन हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। सबसे पहले पहला पार्ट लिखते हैं, कह रहा है कि विद 3 women, ठीक है, विद 3 women, मैं women को W से रिप्रेजेंट कर रही हूँ बस। विद 3 women आप कितनी कमेटीज बना सकते हो, तो नंबर ऑफ वेज आपने निकालनी है। नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, टोटल विमेन कितनी है 8, तो टोटल नंबर लिखोगे 8, साथ में आ जाएगा C और साथ में आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ मैन कितने हैं 6, ठीक है। अब टोटल उसने बताया हुआ है कि 7 मेंबर्स ही होने चाहिए एक कमेटी में। अगर 3 विमेन है तो इसका मतलब है 4 मैन होंगे पीछे, 3 यहाँ पे आएगा 4 यहाँ पे आएगा। इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, नंबर ऑफ वेज आपने बतानी है कि जब सिर्फ और सिर्फ 3 विमेन हों, ठीक है, विद 3 विमेन आपने कमेटी बनानी है। अब उसकी वेज आपने निकालनी है। टोटल विमेन थी 8, तो आपने लिख दिया 8C, और कितनी विमेन आपको चाहिए 3, तो विद 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप लिख दोगे 3। अब नंबर ऑफ मैन टोटल कितने थे 6, तो आपने लिख दिया 6। अब 3 विमेन हैं, टोटल 7 बनाने हैं, तो 7 में से 3 माइनस करो क्या आ जाएगा 4, यानी कि 4 मैन होंगे और 3 विमेन होंगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन करो इसको, 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 7 6 5, नीचे आ जाएगा 3 2 1, और यहाँ पे आ जाएगा 5, ये कैंसिल, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, ठीक है, ये कैंसिल, 2 1 2 2, 3 6, तो 8 7 आ जाएगा 56, मल्टीप्लाई बाय 15 आ जाएगा, 56 इंटू 15 करोगे तो आंसर आ जाएगा 840, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट अब इसका पार्ट नंबर 2 आपने सॉल्व करना है, तो देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। विद एट मोस्ट 3 विमेन, यहाँ पे लिखते हैं विद एट मोस्ट 3 विमेन। अब एट मोस्ट का क्या मतलब होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे छोटा सा करके ब्रैकेट में लिख रही हूँ, यानी कि विमेन जो है आपके पास लेस देन और इक्वल टू 3 होनी चाहिए, ठीक है। एट मोस्ट का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू, एट लीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल टू। एट मोस्ट मीन ज़्यादा से ज़्यादा 3 होनी चाहिए, ठीक है, 3 से नीचे भी हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 होनी चाहिए, 3 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो चीज़ देखते हैं। एट मोस्ट 3 विमेन मीन्स विमेन लेस देन और इक्वल टू 3 होनी चाहिए, मैं फिर बता रही हूँ। अच्छा, नंबर ऑफ वेज फाइंड करोगे, नंबर ऑफ वेज। अब ये किस तरह से होगा, सबसे पहले टोटल विमेन कितनी है 8, तो आ जाएगा 8C, और एट मोस्ट कितनी हो सकती हैं 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय मैन कितने हैं 6, और साथ में यहाँ पे 3 + 4 करोगे, टोटल 7 चाहिए ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। 8C3 इंटू 6C4, ओके हो गया, एक तो आ गया आपके पास ये। अच्छा, नेक्स्ट चीज़, प्लस कितने इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे वो चीज़ देखनी है। यहाँ पे उसने कोई आपके पास पर्टिकुलर तादाद नहीं बताई हुई, उसने एट मोस्ट 3 बोला हुआ है, 3 भी हो सकती हैं, 2B 1B और 0B, तो 3 तो आपने लिख दिया। अब आप इसी तरह 2 1 और 0 भी फाइंड करोगे, ठीक है, इसी तरह आपने 2 1 और 0 फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8C2 मल्टीप्लाई बाय 6C स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ पे प्लस 8C1 मल्टीप्लाई बाय 6C, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8C0 मल्टीप्लाई बाय 6C। अब लिखते हैं इनकी तादाद को, टोटल 7 होना चाहिए, 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक हो गया। ये है विमेन की तादाद, ये है मैन की। टोटल विमेन थी, सॉरी ये मैन की है और ये विमेन की है, ये उल्टा कर दिए काम। टोटल नंबर ऑफ मैन आर 6 एंड वुमेन आर 8, चलें ठीक है, मुझे लगा मैंने उल्टा कर दिया है, ओके है। ये है विमेन की और ये है मैन की, विमेन मैन एंड विमेन मैन, ओके हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशन ओपन करो, 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय
6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये वही है जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से ब्रैकेट में कुछ ऐसे, दरमियान में आएगा प्लस का साइन, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 5 फैक्टोरियल, फिर प्लस का साइन आएगा, इसको मैं नीचे लिख रही हूँ क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं बचनी, तो उसको यहाँ पे कर लेते हैं 8 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 0 फैक्टोरियल, और दरमियान में आएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन 6 फैक्टोरियल ओवर यहाँ पे आ जाएगा 7 फैक्टोरियल 6 माइनस 7 फैक्टोरियल और यहाँ तक, ठीक है। इस तरह से आपने इसको सारा का सारा लिख लिया। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ अब यहाँ पे क्या आएगा, इसको करते हैं सॉल्व। आप ना डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर लो, ठीक हो गया। यहाँ पे 8 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, 8 माइनस 3 आपके पास क्या आ जाएगा 5, तो बेशक डायरेक्ट यहाँ पे 5 लिख लो, मैं यहाँ से ना इनको रेज करके इसी स्टेप में लिख रही हूँ। 8 माइनस 3 क्या बन जाएगा 5, तो आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। 6 माइनस 4 क्या बन जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। इसी तरह 8 माइनस 2 यहाँ पे क्या बन जाएगा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7, इधर आ जाएगा 7। 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे 8 माइनस 0 तो आ जाएगा 8, ठीक है। और ये सारा का सारा आपके पास 0 बन जाएगा, ठीक है, ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट आपने कैलकुलेटर पे वैल्यूज लिखनी है इन सब की, तो आपके पास आंसर आते जाएंगे। इसको लिखोगे आएगा 56, मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ इसको। इसको लिखोगे आएगा 56 मल्टीप्लाई बाय इसको लिखोगे आएगा 15, दरम्यान में आएगा प्लस का साइन 28 इंटू 6, फिर आएगा प्लस का साइन 8 इंटू 1 और फिर प्लस 1 इंटू 0। इसको जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे ना, अगर आप डायरेक्ट भी लिखते हो 6C7, तो आंसर आपके पास कुछ भी नहीं आता, ठीक है, वो एरर दे देता है। इट मीन्स ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा, ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, ये सारी की सारी टर्म ही खत्म हो जाएगी आपके पास। 1 इंटू 0 0 बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 840 प्लस 168 प्लस 8 और प्लस 0, सबको ऐड करोगे आंसर आ जाएगा 1016, ठीक हो गया। यहाँ तक था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, तो उसको शुरू करते हैं यहाँ से और फिर आगे लेते जाएंगे उसको। अच्छा, पार्ट नंबर 3 में कह रहा है एट लीस्ट 5 women, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहा है, एट लीस्ट 5 women, यानी कि कम से कम 5 women होनी चाहिए, कम से कम, ठीक है। अब कम से कम का मतलब क्या है, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं, टोटल तो 7 ही चाहिए ना, तो 5 भी 6 भी और 7 भी, कम से कम 5 होनी चाहिए, कम से कम 5 और 5 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, टोटल तो 7 ही होने हैं मेंबर्स, तो 5 से लेकर 7 तक हम पुट करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं विमेन ग्रेटर और इक्वल देन 5, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब आपने नंबर ऑफ वेज फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ वेज। इस सारे को भी अरेज ही कर देते हैं ताकि हम आसानी से पार्ट नंबर 3 को सॉल्व कर सकें। नंबर ऑफ वेज, अच्छा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से सबसे पहले वुमेन लिखनी है, तो 8C एट लीस्ट यानी कि कम से कम 5 होनी चाहिए, तो पहले आएगा 5, साथ में मैन कितने हैं आपके पास 6, तो आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6C 2, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने कॉम्बिनेशन बनाना है, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 8C 6 और मल्टीप्लाई बाय 6C 1। इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा 8C 7 और मल्टीप्लाई बाय 6C 0। अब आपने इन कॉम्बिनेशंस को ओपन करना है, तो क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल, 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा 3, तो डायरेक्ट लिख रही हूँ 3 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, ठीक है, सॉरी नॉट 8 फैक्टोरियल, ये वाला सॉल्व करना है। यहाँ पे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक हो गया, दरम्यान में प्लस का साइन, फिर 8 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल, 8 माइनस 6 क्या आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, प्लस इसको सॉल्व करो क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1 और मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 0 करोगे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, ठीक है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। इनको आपने कैलकुलेटर पे लिखना है और सिंपली सॉल्व कर लेना है। इसको लिखोगे आ जाएगा 56 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आता, सॉरी मल्टीप्लिकेशन का आता है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, 56 इंटू 15, ठीक हो गया,
प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 28 इंटू 6 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस इधर क्या आएगा 8 फैक्टोरियल ओवर 7 आ जाएगा यहाँ पे 8, और मल्टीप्लाई बाय इधर आ जाएगा 1। ठीक हो गया। इन सबको भी मल्टीप्लाई कर लो आपस में, मैं यहाँ पे कर रही हूँ उस जगह पे। तो यहाँ पे आएगा 840 और प्लस 28 इंटू 6 आ जाएगा 168 और प्लस 8। इन सबको ऐड करो, आंसर आएगा 1016। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, देयर आर 3 सेक्शंस इन अ क्वेश्चन पेपर, ईच सेक्शन हैज़ 3 क्वेश्चंस, a student has to solve all 5 questions choosing at least 1 question from each section, in how many ways can be student make his choice। अब मैं एक रफ सा स्केच बना के आपको क्वेश्चन का समझाती हूँ कि क्वेश्चन में वो बोल क्या रहा है। कहता है कि 3 सेक्शंस हैं एक क्वेश्चन पेपर में। एक क्वेश्चन पेपर है, मैं उसको ऐसे लिख रही हूँ, एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उसके 3 सेक्शंस हैं। एक यहाँ पे हो गया, इसको ज़रा सा नीट करके बना लेते हैं, इतना भी रफ ना हो जाए ना। एक क्वेश्चन पेपर और उसके टोटल 3 सेक्शंस, ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। जैसे आपका पेपर होता है उसमें सेक्शंस होते हैं ना, तो 1, 2 एंड 3, हर सेक्शन में 3 क्वेश्चंस हैं। इसमें भी 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें भी 3 क्वेश्चंस हैं, और इसमें भी 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि स्टूडेंट ने उनमें से 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टूडेंट से कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? टोटल 5, ठीक है। स्टूडेंट ने टोटल 5 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। साथ ही कह रहा है कि एट लीस्ट एक क्वेश्चन हर सेक्शन में से लाजमी सॉल्व करना है, यानी कि इसमें से भी एट लीस्ट एक, इस सेक्शन में से भी एट लीस्ट एक, इस सेक्शन में से भी एट लीस्ट एक। एक बार फिर देखते हैं, एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें 3 सेक्शंस हैं, तीनों सेक्शंस में 3-3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। स्टूडेंट ने टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 3, 6 एंड 9। इन 9 क्वेश्चन में से उसने 5 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करने हैं। कंडीशन बताई गई है कि हर सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन लाजमी होना चाहिए। आपने वेज बतानी है कि स्टूडेंट किस तरह से चूज कर सकता है, ठीक है, यानी इन 3 क्वेश्चन में से कितने चूज कर सकता है, इनमें से कितने कर सकता है, इनमें से कितने कर सकता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा वेज बनती हैं, उनको अब हम लिखते हैं कि किस तरह से हम वेज लिखेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि इसमें करना क्या है हमने। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेक्शन 1, सेक्शन 2 या सेक्शन 3 लिख लो, या ABC लिख लो, आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेक्शन 1, फिर सेक्शन 2 और फिर सेक्शन 3, ठीक है। 3 सेक्शंस हैं टोटल, या आपने पेपर में भी करना है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। इनकी आपने पॉसिबिलिटीज़ बतानी है। अब उसने कहा है कि एक तो हर सेक्शन में से लाजमी क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना ही करना है। टोटल 5 करने हैं, इसमें से एक किया, फॉर एग्जांपल इसमें से भी एक किया, यहाँ से कितने बन जाएंगे? 3, 1, 2 एंड 3 कितने बन गए? 5, सही हो गया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने सेक्शन 1 में से एक किया, यहाँ पे 3 कर लिए, यहाँ पे 1 कर लिए, तभी 5 पूरे। यहाँ पे 3 कर लिए आपने, ये ना आपने क्या कहते हैं इसको, अरेंजमेंट याद रखनी है, ठीक है। 1, 1, 3, 1, 3, 1, उसके बाद 3, 1, 1, इस तरह से आपको भूलेगा नहीं। अच्छा, उसके बाद इसमें से अगर उसने 1 चूज़ किया है, इसमें से 2 किए हैं, इसमें से भी 2 करने पड़ेंगे तभी 5 बनेंगे। अगर इसमें से उसने 1 चूज़ किए हैं, ठीक है, या पहले में से 2 कर लो, इसमें से कितने हो जाएंगे? 1, इसमें से कितने हो जाएंगे? 2, यहाँ से 2 कर लो, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 1। इस तरह से आपने पूरी की पूरी एक अरेंजमेंट बना ली। मैं इसको ज़रा सा सीधा करके लिखूँ, 3, यहाँ पे 1 था, फिर 2, फिर 1 और फिर 2, ठीक हो गया। इसको भी ज़रा सा सीधा कर लेते हैं, ज़्यादा टेढ़ी लाइन हो गई। यहाँ पे आ जाएगा 1, इधर भी 1, इधर 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे पीछे 1 बच जाएगा, ठीक हो गया। ये आपके पास सारी की सारी अरेंजमेंट आ गई। अब इन सब अरेंजमेंट के लिए आपको कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, ठीक है। आपने नंबर ऑफ़ वेज बतानी है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितनी बनेगी? टोटल नंबर ऑफ़ वेज इज इक्वल। अब यहाँ से आपने सारा काम ध्यान से करना है, बहुत ही गौर से इसको करना है। तो बारी बारी सब कॉम्बिनेशंस आपने लिखने हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको लिखना शुरू करते हैं इधर ही, बल्कि नीचे से शुरू करते हैं ताकि आगे हम इसको सॉल्व कर सकें। सबसे पहले टोटल तो 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3C1, ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई बाय 3C1 और साथ में मल्टीप्लाई बाय 3C3, ठीक है। इस तरह से आपने लिखते जाना है। हर सेक्शन में टोटल क्वेश्चन तो 3 ही है ना, 3C1, 3C1, 3C3, दरम्यान में आएगा प्लस का साइन, फिर यहाँ पे 3C1 मल्टीप्लाई बाय 3C3 मल्टीप्लाई बाय 3C1, फिर प्लस का साइन, फिर ये लिखना है सारा का सारा। यहाँ पे आ जाएगा, इसको यहाँ पे ही लिख लेते हैं, 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3C1 और मल्टीप्लाई बाय 3C1। बस गौर से आपने लिखना है 3C3, 3C1 और 3C1, दरम्यान में आएगा प्लस का साइन,
बल्कि इसके आगे आएगा प्लस का साइन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस। नेक्स्ट अब ये वाली लाइन आती है तो 3C1 मल्टीप्लाई बाय 3C2 मल्टीप्लाई बाय 3C2, फिर प्लस का साइन 3C2 मल्टीप्लाई बाय 3C1 मल्टीप्लाई बाय 3C2, फिर प्लस का साइन 3C2 मल्टीप्लाई बाय 3C2 और मल्टीप्लाई बाय 3C1। कुछ इस तरह से आपने लिख लेना है। अब कॉम्बिनेशंस फाइंड कर लेते हैं। 3C1 आपके पास किसके इक्वल आएगा, 3 लिखो, शिफ्ट प्रेस करो, डिवीजन वाला सिंबल प्रेस करो और 1 लिख दो तो आ जाएगा आपके पास 3 के इक्वल। 3C1 आता है 3 के इक्वल। इसी तरह 3C2 भी देख लेते हैं। 3C2 आता है आपके पास, ये भी 3 के इक्वल आता है। और 3C3 आपके पास आ जाएगा, सॉरी गलत लिख दिया है, 3C3 इज इक्वल टू 1। अच्छा 3C1 3C2 दोनों 3 के इक्वल हैं और 3C3 सिर्फ 1 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। इसको मैं इधर सॉल्व कर रही हूँ, ये आ जाएगा 3, 3 और 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 1 एंड 3, तो 3 इंटू 1 इंटू 3 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 3 एंड 3, सो 1 इंटू 3 इंटू 3, फिर प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 3 और ये भी 3 के इक्वल है और ये भी 3 के इक्वल है। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3, अभी हमने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया है, सिर्फ 3C3 1 के इक्वल है, बाकी दोनों 3 के इक्वल हैं। प्लस ये क्या आ जाएगा 3, 3 और 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 और प्लस यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट चीज़, अब इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो आ जाएगा प्लस 27 प्लस 27 और प्लस 27, यानी 3 दफ़ा 27 आ रहा है और 3 दफ़ा 9 आ रहा है। ठीक है, इनको डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, या ऐसे भी कर सकते हो 3 इंटू 9 कर लो, ठीक है, प्लस 3 इंटू 27 कर लो, ऐसे करके भी कर सकते हो क्योंकि 3 दफ़ा ये आ रहा है 3 दफ़ा ये आ रहा है, या डायरेक्ट इनको प्लस कर लो, तो 3 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 27, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा इसका 108। ठीक है, 108, यानी कि 108 पॉसिबल वेज हैं क्वेश्चन चूज करने की स्टूडेंट के पास। ठीक हो गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, यूजिंग अ क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम अ पासवर्ड इज जनरेटेड विद 8 कैरेक्टर्स। ठीक है, साथ साथ इसको लिखते जाते हैं। पासवर्ड कितना आप जनरेट कर सकते हो 8 कैरेक्टर्स तक, यानी पासवर्ड की लेंथ आपके पास कितनी है, यहाँ पे लिख लेते हैं, पासवर्ड लेंथ 8 कैरेक्टर्स तक है। ठीक है, 8 कैरेक्टर्स। अच्छा अब नेक्स्ट इसको रीड करते हैं। आगे कह रहा है कि ईच करेक्टर कैन ईदर बी अ लोअर केस लेटर और अ डिजिट, हाउ मैनी पासवर्ड्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच पासवर्ड मस्ट कंटेन एग्जैक्टली 5 लोअर केस लेटर्स एंड 3 डिजिट्स। अब कह रहा है कि हर करेक्टर में इधर बी अ लोअर केस लेटर A to F। ठीक है, या तो जो लोअर केस लेटर हैं वो A to F हो सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ लोअर केस लेटर्स आप ले सकते हो A से लेके F तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, A से लेके F तक, तो ये कितने बनते हैं A B C D E एंड F, यानी कि 6 लेटर्स बनते हैं टोटल। और साथ ही कह रहा है डिजिट आप ले सकते हो 0 से लेके 5 तक। नंबर ऑफ डिजिट्स भी लिख लो, नंबर ऑफ डिजिट्स जो कि आप ले सकते हो 0 से 5 तक, तो ये भी कितने बन जाएंगे 6 बन जाएंगे, 0 से लेके 5 तक 6 आ गए, यहाँ तक हो गया। अच्छा आगे कह रहा है कि हाउ मेनी पासवर्ड्स कैन बी जनरेटेड, आप कितने पासवर्ड बना सकते हो इफ़ ईच पासवर्ड मस्ट कंटेन एग्जैक्टली 5 लोअर केस लेटर्स एंड 3 डिजिट्स। अब कह रहा है कि आप कितने पासवर्ड बना सकते हो जब आप 5 लोअर केस लेटर्स लो। ठीक है, 5 लोअर केस लेटर्स एंड 3 डिजिट्स, ये हर किसी में आपने काम करना है, 5 लोअर केस लेटर्स एंड 3 डिजिट्स। ठीक हो गया, यानी टोटल आपने कितने लेने हैं 8 लेने हैं ना। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी बताया हुआ है कि इज जनरेटेड विद 8 कैरेक्टर्स, पासवर्ड को आपने 8 कैरेक्टर्स का जनरेट करना है। अच्छा नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे किस तरह से, आउट ऑफ 8 पोजीशंस हमने कोई भी 5 प्लेस चूज करने हैं लेटर्स के। ठीक है, और 3 हैं डिजिट्स के, तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं लेटर्स की। नंबर ऑफ वेज कितनी आएंगी 8C5, टोटल 8 हैं। ठीक है, आप 5 लेटर्स चूज कर सकते हो, तो 8C5 आपने फाइंड करना है, क्या आ जाएगा 8C5 डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लो, इसको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। 8C5, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 56। ठीक है, डायरेक्ट मैं इसको कर रही हूँ यहाँ पे, इधर ही आगे लिख देते हैं, इज इक्वल टू 56। अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, विद रिपीटिशन अलाउड एंड विद आउट रिपीटिशन। पहले आप करोगे विद रिपीटिशन अलाउड, जब आप रिपीट कर सकते हो लेटर्स को। ठीक है, यानी A से लेके F तक, 0 से लेके 5 तक जो डिजिट्स हैं उनको आप रिपीट कर सकते हो। और दूसरा आपने फाइंड करना है विद आउट रिपीटिशन, जब आप रिपीट नहीं कर सकते। अब ये चीज़ याद रखनी है,
परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क था? परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, जबकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन मैटर करती है। तो कॉम्बिनेशन आप कहाँ पे लगाओगे? जब आप विद रिपीटिशन वर्ड्स को फाइंड करोगे, ठीक है। और विदाउट रिपीटिशन जब आप वर्ड्स फाइंड करोगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परम्यूटेशन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो इसका पहला पार्ट पहले करते हैं, विद रिपीटिशन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट मेंशन कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हम कौन सा कर रहे हैं। विद रिपीटिशन अलाउड है, तो मैं सिर्फ लिख रही हूँ विद रिपीटिशन, विद रिपीटिशन, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले ये जो आपने फाइंड किया, टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड्स ही निकालने हैं ना, तो टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड्स इज इक्वल टू, सबसे पहले ये आ जाएगा, ये लेटर्स के लिए है, ठीक है। 8C5 मल्टीप्लाई करना है आपने। अब ये भी 6 है और ये भी 6 है, ठीक है। लोअर केस लेटर्स कितने हैं? 6 हैं, और डिजिट्स कितने हैं? टोटल 6 हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे 6 पावर, पहले लिख लो 5 और फिर लिख लो 3। अब ये कहाँ से लिखा? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 6 हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 6 और यहाँ भी लिख लिया 6। लोअर केस लेटर्स में से आप चूज कर सकते हो 5 को, और डिजिट्स में से चूज कर सकते हो 3 को। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 और यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये आया था आपके पास 56 के इक्वल, मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 5 और 6 की पावर 3, टोटल क्या हो जाएगा? 6 की पावर 8। बेसिस सेम है, पावर जेड हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे अगर दिया होता ना टोटल लोअर केस लेटर्स, फॉर एग्जाम्पल 8 दिए होते और डिजिट्स आपको दिए हुए होते टोटल 4, ठीक है। यानी 8 में से आप 5 चूज कर सकते हो और आप 4 में से जो है वो 3 चूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे पहले 8 लिखते और फिर 5 लिखते, यानी जो यहाँ पे लिखा होगा टोटल लेटर्स लिखे होंगे, पहले वो नंबर लिखोगे, उसके ऊपर आपने वो लिखना है जो आप चूज करोगे। अगर डिफरेंट दिया होता तो आप डिफरेंट लिखते। यहाँ पे दोनों सेम थे, इसलिए इधर भी 6 आया और इधर भी 6 आया। ऊपर इसमें से आप 5 चूज कर सकते हो तो 5 आया, 3 चूज कर सकते हो तो 3 आया। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। अब इसको करते हैं सॉल्व। 56 मल्टीप्लाई बाय 6 पावर 8, इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं क्योंकि पावर ज़्यादा है तो आंसर भी काफ़ी लेंथी आएगा। तो 56 मल्टीप्लाई बाय 6 पावर 8 इज इक्वल टू, इसको डायरेक्ट आंसर में लिखते हैं 9405846, दैट इज योर आंसर विद रिपीटिशन। नेक्स्ट है विदाउट रिपीटिशन, ठीक है, इसको भी मेंशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास विदाउट रिपीटिशन, ठीक हो गया, विदाउट रिपीटिशन। अब इसके लिए आप क्या करोगे? ये तो पहले एज इट इज आएगा 8C5, इसको तो नहीं आपने छेड़ना। टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड्स, इनको आपने रिपीट नहीं करना। टोटल कितने थे? 56, तो यहाँ पे आ जाएगा 8C5 यानी कि 56। मल्टीप्लाई आपने किससे करना है? अब यहाँ पे आएगी परम्यूटेशन, ठीक है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। तो आप लिखोगे 6P और 6 में से आप कितने यूज कर सकते थे? 5 लोअर केस, तो आ जाएगा 6P5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 6 में से आप कितने यूज कर सकते हो? डिजिट्स को 3, तो 6P3 आ जाएगा। इसको फाइंड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 56। 6P5 कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, आ जाएगा 720 और 6P3 सॉल्व करो, आ जाएगा 120। तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? 56 इंटू 720 इंटू 120, तो आंसर आ जाएगा 483 है, ठीक है, 4838400 एंड दैट इज योर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ऑन डिफेंस डे टीचर 1 compiles a list of 10 distinct national songs while teacher 2 prepares a separate list of 10 different national songs with no overlap between two lists। पहले यहाँ तक समझते हैं। कह रहा है कि डिफेंस डे है, जो टीचर 1 है, 2 टीचर्स हैं टोटल, एक टीचर ने एक नेशनल सॉन्ग्स की लिस्ट कंपाइल की है, टोटल 10 नेशनल सॉन्ग्स की, ठीक है। इसी तरह टीचर 2 ने भी 10 डिफरेंट नेशनल सॉन्ग्स की लिस्ट जो है वो कंपाइल की है, लिस्ट बना के रखी है, और दोनों में से जो सॉन्ग्स हैं वो ओवरलैप नहीं हो रहे, यानी टीचर 1 के 10 सॉन्ग्स डिफरेंट हैं और टीचर 2 के 10 सॉन्ग्स डिफरेंट हैं। द प्रिंसिपल नीड्स टू सिलेक्ट 3 सॉन्ग्स फ्रॉम टीचर 1 लिस्ट एंड 3 सॉन्ग्स फ्रॉम टीचर 2 लिस्ट। अब कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है उसने 3 सॉन्ग सिलेक्ट करने हैं टीचर 1 की लिस्ट से और 3 सॉन्ग सिलेक्ट करने हैं टीचर 2 की लिस्ट से। इसके 2 पार्ट्स हैं। The order of the selected song is important and the order of the selected songs is not important। 2 पार्ट्स आपने इसके सॉल्व करने हैं। पहले लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ नेशनल सॉन्ग्स टीचर 1 के कितने हैं, टीचर 2 के कितने हैं। नंबर ऑफ नेशनल सॉन्ग्स बाय टीचर 1, ठीक है। तो टीचर 1 की जगह मैं सिर्फ T1 लिख रही हूँ, ठीक है, बल्कि टीचर 1 नहीं लिख देते हैं, ये कुछ और ही लग रहा है। टीचर 1, ठीक है,
टीचर 1, सही हो गया। वो कितने थे? 10। इसी तरह नंबर ऑफ नेशनल सॉन्ग्स बाय टीचर 2, वो कितने थे? वो भी 10 थे। ऐसे ही है ना। अच्छा, उसके बाद प्रिंसिपल ने कितने चूज करने हैं? 3 टीचर 1 से और 3 टीचर 2 से। नंबर ऑफ सिलेक्टेड सॉन्ग्स, नंबर ऑफ सिलेक्टेड सॉन्ग्स इज इक्वल टू 3 फ्रॉम टीचर 1, 3 फ्रॉम टीचर 1 एंड साथ ही आप लिख दो 3 फ्रॉम टीचर 2, जो कि प्रिंसिपल ने सेलेक्ट करने हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका पहला पार्ट है जब आपका सीक्वेंस मैटर करता है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मैटर्स, जब आपका ऑर्डर मैटर करता है। तो ऑर्डर कहाँ मैटर करता है? परम्यूटेशन में। कॉम्बिनेशन में तो सिलेक्शन मैटर करती है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन परम्यूटेशन में ऑर्डर लाजमी आपका होना चाहिए। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज आप फाइंड करोगे। नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, कितने तरीके हैं जिनसे वो सॉन्ग सेलेक्ट हो सकते हैं? क्या आ जाएगा? टोटल कितने हैं टीचर 1 के? 10, और सिलेक्ट कितने कर सकते हो? 3, तो 10p3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय टीचर 2 के भी 10 हैं और 3 ही सिलेक्ट कर सकते हो, तो 10p3 आ जाएगा। 10p3 को सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 10 और p3, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 720 मल्टीप्लाई बाय 720। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं साथ ही 720 से, इसका आंसर आ जाएगा 518400, ठीक है। चाहो तो ऐसे कर लो या फिर इसको ओपन कर लो, फार्मूला ओपन कर लो। मैंने डायरेक्ट किया है क्योंकि फार्मूला वही पुराना n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल आपको ऑलरेडी आता है वो, तो कैलकुलेशन करनी है तो वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है जहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ द सिलेक्टेड सॉन्ग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, यानी मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। ये बस हेडिंग में दे रही हूँ आपको समझाने के लिए, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रही, सिर्फ समझाने के लिए कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इज इक्वल टू, जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, तो आ जाएगा 10c3 मल्टीप्लाई बाय 10c3, ठीक है। तो फाइंड कर लेते हैं 10c3 क्या आ जाएगा? 10c3 इज इक्वल टू 120। सो 120 मल्टीप्लाई बाय 120, मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दो 120 से, तो आ जाएगा 14400 एंड दैट इज़ योर आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20 और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.4 भी कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।